नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीमेक के दुपात में। आज मैं आपके सामने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन निकाल दी गई है अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए, उसकी पूरी चयन की प्रक्रिया और परीक्षा से सिलेबस से संबंधित ये वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को कृपया स्किप नहीं कीजिएगा और अंत तक इसको देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बदलाव जो हैं वो सारे के सारे इस वीडियो के माध्यम से आप तक लेके आ रहा हूँ। इसको देखिएगा और पसंद आएगा तो ज़रूर इसको आगे शेयर कीजिएगा। आइए इसको देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। चयन की प्रक्रिया जो है, लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ आधार पे यानी ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे। लिखित परीक्षा जो है, लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के लिए परीक्षा संरचना और पाठ्यक्रम निम्नलिखित होंगे। क्या निम्नलिखित होंगे? हम सबको पता है कि ये भाषा जो क्या है, ये आपको ये मैंडेटरी है, ये अर्हता है, कैंडिडेचर के लिए ज़रूरी है। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। और भाषा में पास करना ज़रूरी है, लेकिन मार्क्स नहीं जुड़ेगा, मेरिट लिस्ट इससे मेरिट नहीं डिसाइड होगा। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें और की गई हैं और एक नई चीज़ इसमें लेके आया गया है, उसको देख लेते हैं। सबको पता है कि प्रश्न की संख्या इसमें 100 होगी। भाग 1 25, भाग 2 75। भाग 1 25 क्या होगा? कॉमन होगा किसके लिए? सबके लिए, वो अंग्रेजी होगा। ये जो हिंदी वाली बात है ये सबके लिए होगा, चाहे आप 1 to 5 के लिए हैं, चाहे आप माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के लिए, ये इसको पास करना जरूरी ही है सबके लिए। ठीक है, तो ये भाग 1 में 25 में अंग्रेजी होगा, भाग 2 75 में हिंदी होगा, या उर्दू भाषा जो होगा, चाहे बांग्ला भाषा वो होगा। इसमें से कोई एक आप चुन सकते हैं। ठीक है, अब इस पत्र का अर्हतांक दोनों भाग को मिलाकर, ये दोनों भाग जो है मिलाकर, ऐसा नहीं कि दोनों में पास करना जरूरी है, दोनों को मिलाकर यानी 100 में मिलाकर 30% अगर अंक आ जाता है तो आप आगे जाने के लिए योग्य हैं। और इसमें एक बड़ी बात कही गई है, इसमें ये तो है कुल मिलाकर 30% अनिवार्य है। अब इसमें एक बड़ी बात है, लेकिन इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नो निगेटिव, नो निगेटिव। किसमें? इसमें जो भाषा वाला है। तो यहाँ एक बात निकल के आई कि भाषा वाले में निगेटिव नहीं है, लेकिन जो सामान्य अध्ययन की चीज़ें हैं उसमें निगेटिव है। ध्यान रखिएगा, भाषा को पास करने के बाद ही आप सामान्य अध्ययन वाले में यहाँ परीक्षा देने के लिए इंटाइटल्ड होंगे। और इसमें एक सुधार हुआ है। अब यह क्या होगा, इसमें प्रश्न कितने होंगे? 120। यहाँ भी परीक्षा की अवधि 2 घंटे थी, कुल अंक 100 था, परीक्षा प्रश्नों की संख्या 100 थी। यहाँ हम हिंदी में पास कर गए तभी हम अगले स्टेज में पहुँचेंगे, और वो स्टेज होगा सामान्य अध्ययन का। यहाँ प्रश्न हो जाएगा 120, समय 2 घंटा होगा, और अंक क्या होगा? अंक आपको 120 होगा, समय 2 घंटा हो जाएगा। अब यह पहले कितना था? ये 150 था। अब इसको क्या किया है? माइनस किया गया है, 30 माइनस कर दिया गया है। समय आपका उतना ही है, यानी यहाँ आपको रिलैक्स दिया गया। अब कितना होगा? 120 प्रश्न की संख्या रहेगी, 120 अंक निर्धारित किया जाएगा, और समय कितना होगा? समय भी 120 मिनट ही मिलेगा, यानी एक प्रश्न पर 1 मिनट आपको मिल रहा है। आइए देखते हैं, इसके लिए कुछ बातें कही गई हैं और ये बहुत ध्यान देने वाली बातें। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए 1 से 5 के लिए इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। ये सिलेबस है। और इसका काठिन्य स्तर क्या होगा, आइए देखते हैं। सामान्य अध्ययन के पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SCRT, मैं बार बार कह रहा हूँ और कहता आ रहा हूँ, SCRT यानी सरकारी विद्यालय में जो पुस्तक चल रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िएगा। 1 to 5 के लिए जो 6 से लेकर 12 तक की जितनी भी SCRT की बुक्स हैं
जो विद्यालय में पढ़ाए जा रहे हैं उससे प्रश्न ही आएंगे, ध्यान रखने की बात है। SCRT, इसको NCERT नहीं समझिएगा, SCRT जो बिहार में टेक्स्ट बुक जो आपको चलाती है, जो छापती है और जो विद्यालय में इसके लिए जिम्मेदार बॉडी है, ठीक है। अब इसका स्तर जो उम्मीदवार के निर्धारित न्यूनतम अर्हता, मैंने क्यों कहा था कि +2 तक के किताब को पढ़ना होगा, क्योंकि 1 to 5 के शिक्षक को बनने के लिए कम से कम +2 का होना आवश्यक है, ठीक है। तो काठिन्य स्तर आपको इंटरमीडिएट तक रहेगा। अब देखिए यही कहानी है, आपको देखिए किसमें, ये विषय और समान किसके लिए, ये 9-10 के लिए। भाषा इसमें भी वही है, भाषा पास सबको भाषा देना पड़ेगा, चाहे 1 से 5 के लिए हो, 9 से 10 के लिए हो, चाहे 11 से 12 के लिए, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, विषय और समान, यहाँ अब 9वां 10वां में क्या हो गया, यहाँ चीज़ें 2 भाग में बट गई। यहाँ भी प्रश्न 120 और ही रहेगा, अंक 120 ही रहेगा, घंटा भी 2 घंटा यानी 120 मिनट ही रहेगा, लेकिन यहाँ चीज़ें थोड़ी बट गई हैं, 2 भागों में बटी हैं। क्या बटा है, अब देखिए क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यह पत्र 2 भागों में होंगे, भाग 1 और एक भाग 2। आइए भाग 1 और भाग 2 को बड़ा करके देखते हैं। भाग 1 80 और भाग 2 40, यही कुल अंक इसी तरह है। भाग 1 का एक विषय पत्र है, उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान विषय, सामाजिक विज्ञान, यानी जिसके आप शिक्षक हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अंग्रेजी के शिक्षक हैं और हिंदी चुन लीजिएगा, जी नहीं। तो यानी 80 नंबर जो है आपको जिस सब्जेक्ट्स को के टीचर हैं वो रहेगा। और जो दूसरा भाग है 40, इसकी चर्चा करने से पहले हम जरा इसके कहाँ से प्रश्न आएगा वो देख लेते हैं। अब यह है विषय पत्र जो है, ये जो विषय पत्र है, ये विषय जो पत्र है माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम विद्यालय बिहार शिक्षा समिति यानी NCERT के से संबंधित होंगे। ये NCERT की बात की गई है, वहाँ SCERT की बात की गई है। ये नेशनल की बात है, वहाँ स्टेट की बात है, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता यानी ग्रेजुएशन के लेवल का होगा, यानी BA BCom BSc लेवल का होगा इसका काठिन्य स्तर, ठीक है। आइए अब भाग 2 में देखते हैं। भाग 2 में क्या है, भाग 2 में है आपको यह समान अध्ययन का पत्र है। यह समान अध्ययन का पत्र है, ये 40 अंक का होगा, जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आधार पर होगा। प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल आदि शामिल रहेंगे समान विज्ञान का। यानी यह जो है वो 40 नंबर का, और जिस विषय के आप शिक्षक हैं उसमें वो 80 नंबर का, यही बात है इसकी। आगे ये 9वां 10वां का हो गया, उसके बाद 12वीं की बात हम कर लेते हैं। 11वीं 12वीं में भी वही कहानी है 9वें 10वें वाली, यहाँ भी 2 भाग में बांटी गई है और यहाँ भी बात वही है। यहाँ भी जो पहला है वो आपके सब्जेक्ट का होगा, जिस सब्जेक्ट के शिक्षक होंगे उसमें से आप जो आपसे रिलेटेड होगा उसको आप चुन लेंगे। और उसके बाद यहाँ भी काठिन्य स्तर जो क्या है वो आपकी जो उम्मीदवारी की व्यवस्था है यानी PG लेवल की होगी और NCERT करिकुलम पे आधारित होगा और उनके सिलेबस पे ये होगा। उसके बाद जो यहाँ भी है 40 नंबर का जो प्रश्न है, 40 नंबर का प्रश्न है वो क्या होगा, जनरल नॉलेज से होगा। उसमें क्या क्या होंगे, उसमें होंगे आपको निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में प्राथमिक गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, वही समान अध्ययन वाली बातें। ये सिलेबस है, यहाँ हमको क्लियर हो जाना पड़ेगा कि 1 to 5 वाली जो बात है वहाँ SCERT और 9 to 12 को आपको देख के जाना है NCERT, ठीक है। अब देखिए 1 to 5 में जो है आपको
+2 लेवल तक की चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। ये कठिन स्तर इसका यहाँ रहेगा। 9 to 10 का क्या होगा, इसका ग्रेजुएशन लेवल तक का होगा। और 11 से 12 तक क्या होगा, पीजी लेवल तक का होगा। कठिन स्तर इसका यही रहेगा, इसको ध्यान रखना है। यहाँ एक बात क्लियर है, जो भाषा वाला जो मामला है, लैंग्वेज का जो मामला है, लैंग्वेज वाला, वहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं है। क्लियर है। बदलाव हुआ है, 150 की जगह कितना हो गया, 120 हो गया। समय हमको एक प्रश्न पे 1 मिनट मिल रहा है। चलिए, ये सिलेबस की बातें थी और कुछ और चीज़ें हैं, इसके साथ हम देख लेते हैं और क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए, आपको सभी विद्यालय अध्यापकों के ली जाने वाली परीक्षा लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पी यानी MCQ मल्टी जो क्वेश्चंस होंगे वो है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। ठीक है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प 2374 16/7/2007 एवं पत्रांक इतना के लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, यह देखना जरूरी है। सामान्य वर्ग के लिए कितना आना चाहिए, 40%। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिला जनजाति महिला और निःशक्ति, महिलाओं को देखिए, महिला को अगर 32% आ जाता है तो वो हो जाएंगी। ठीक है। न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। मेरिट लिस्ट तभी बनेगा जब ये सारी चीज़ें इतनी फुलफिल होंगी। ठीक है। क्लियर है। अभ्यर्थी किसी एक विषय का चयन कर सकते हैं जिस विषय में उन्होंने स्नातक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया है। ठीक है, किया है। शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं, जो शिक्षक नहीं है, वो जो जिस सब्जेक्ट में उन्होंने टेट पास किया हो वो उसको चुन सकते हैं। उस स्थिति में भी, जैसे यदि अभ्यर्थी एक या अधिक से विषय में शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण हुए हैं, उस स्थिति में भी अभ्यर्थी अपनी इच्छा से एक ही विषय का चयन करेंगे, एक ही विषय का वो चयन करेंगे। चलिए ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मेधा सूची साक्षात्कार। इसमें साक्षात्कार नहीं है। मेधा सूची लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में, अब ध्यान रखिएगा, लिखित परीक्षा के आधार पर ही वो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। स्थिति में पहले उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला यानी नाम की स्थिति को वरीयता दी जाएगी। अधिमान्यता क्या है? प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में एक से अधिक अध्यापक पदों के लिए आवेदन देने की स्थिति में अपने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और उम्र के अनुसार संवर्गों की प्राथमिकता प्रायोरिटी आपको अंकित करते हुए एक ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित करेंगे। कितने? एक ही आवेदन समर्पित करेंगे। सभी अभ्यर्थियों को अर्हता के अनुसार विद्यालय अध्यापक के विभिन्न श्रेणियों की अधिमान्यता ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की जानी है। क्लियर है? चलिए, मेधा क्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थियों के द्वारा विद्यालय अध्यापक के लिए दी गई अधिमानता और रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर उन्हें एक पद ही आवंटित किया जाएगा। किसी एक अधिमानता से के संवर्ग आवंटित हो जाने के पश्चात शेष अन्य संवर्गों में अभ्यर्थित्व पर विचार नहीं किया जाएगा, जिस पर अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं होगी। इस आशय की घोषणा अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन में करनी होगी। आपसे चीज़ें ये डिक्लेरेशन मांग लिया जाएगा। आगे है, अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय 3 जिला अधिमान्यता और वही क्रम में देना होगा। 3 जिला देना होगा। सफल अभ्यर्थियों के लिए जिला के लिए दी गई अधिमान्यता और मेधा के आधार पर उन्हें जिला आवंटन किया जाएगा। 3 को जिला देना पड़ेगा आपको कि कहाँ आपको जाना है, कहाँ रहना है। अभ्यर्थी की मेधा के अनुसार तीनों अधिमान्यता में से किसी के प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार रिक्त पद वाला जिला आवंटित किया जाएगा।
अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों के चयन के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के पश्चात पदस्थापन मेरिट कम चॉइस के आधार पर संबंधित जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा, परंतु मेधा के आधार पर अधिमानता के विद्यालय में रिक्ति नहीं होने पर उपलब्ध रिक्ति के अनुसार किसी भी विद्यालय में स्थापन किया जा सकेगा। ये कुछ कई इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी चीज़ें आपको और भी पत्र और विषय का स्तर विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट पे उपलब्ध होगा। आयोग का विज्ञापन जब आ जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। आयोग के विज्ञापन के आलोक में प्राप्त आवेदनों में अभ्यर्थियों द्वारा शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता शिक्षक पात्रता एवं योग्यता संबंधी दावों का सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जाएगी। जो आपने अपलोड कर दिया उसको माना जाएगा, लेकिन बाद में उस चीज़ की आपको पुष्टि अवश्य कराएगा आयोग के द्वारा तैयार औपबंधिक मेधा सूची शिक्षा विभाग को भेजने के पश्चात अभ्यर्थियों को द्वारा योग्यता संबंधी आवेदन में किए गए दावे की सत्यता की जांच विभाग अपने स्तर से कराने के पश्चात नियुक्ति की कार्रवाई करेगा। क्लियर है? आवेदन के दावे और उनके द्वारा प्रस्तुत कागजातों के सत्यापन के पश्चात मेधा सूची को प्रशासकीय शिक्षा विभाग संशोधित कर सकेगा। क्लियर है? आइए देखिए, अब आरक्षण है। आरक्षण की स्थिति वही है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास और प्रमाण पत्र। अब ऑनलाइन ऊपर वाला भी देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ बिहार राज्य के प्रचलित आरक्षण नियमों और इस नियमावली के अनुसार और बिहार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही तय होगा। क्लियर है? पिछड़ा वर्ग एवं अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर सहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपनी अस्थायी निवास के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित अंचल अधिकारी यानी राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की दशा में अपने अस्थायी वही अंचलाधिकारी से उनका भी वही होगा। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति अस्थायी निवास क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए। किसके? उनके पिता के नाम से, न कि उनके पति के नाम से। यहाँ ध्यान देना है, विवाहित महिलाओं की जाति किसके से मान्य होगा? उसके पिता से होगा। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। यही क्लियर है? आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। ठीक है? ये उस समय की बात। अब आज देखिए क्या है, इसमें कुछ कोड हैं, वो ये कोड देख लेते हैं क्या है। UR 1 है, SC 2 है, ST 3 है, EBC 4 है, BC 5 है, BCL आपको पिछड़ा वर्ग की महिला 6 है, आर्थिक रूप से कमजोर EWS 7 है। क्लियर है? अब देखिए, सामान्य प्रशासन के द्वारा अधिसूचना के आलोक में ये दिव्यांग से संबंधित है। क्षैतिज आरक्षण दे होगा, आपको पता है। अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण रिन्यूअल नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधिमान नहीं होगा। अगर अस्थायी दिव्यांगता है तो वो रिन्यूअल उसका होना आवश्यक है, तो यहाँ आपको उसका प्रमाण पत्र देना होगा। अब देखिए, ये सब दिव्यांगता से संबंधित नियम और कानून हैं। इसको हम लोग उस पत्र में पूरी तरह से डिटेल में हम देख लेंगे। उसी तरह आपको EWS का भी है, EWS को देख लें। EWS को हम एक बार देख लेते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है। सभी वांछित प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता शिक्षा पात्रता दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण आरक्षण एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि 12/7 तक निर्गत होना आवश्यक है। केवल प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी परीक्षा में दिनांक 31/8/2023 तक सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र छोड़कर यदि विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन देने का प्रावधान दिया जाता है तो उससे उक्त
अर्हता पात्रता संबंधित कोई भी अंतिम तिथि विस्तारित तथा प्रभावित नहीं होगी। क्लियर है? चलिए आगे बहुत सारी चीज़ें आपको सामने है कि क्या आवेदन करने से में हमको क्या क्या चीज़ें रखनी पड़ेगी, देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उस सूचना में से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उसका दावा न तो मान्य होगा, न ही उसका कोई लाभ होगा। ठीक है, जो चीज़ें रिक्वायर्ड होगी वहीं मांगा जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या, आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने वाले अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्र की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मूल प्रति क्या क्या, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, उसका अंक पत्र, जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए, विज्ञापन संख्या कंडिका 4, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षा पात्रता, दक्षता, उत्तीर्णता के अनुरूप सक्षम पदाधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, विज्ञापन की कंडिका 4, शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी का प्रमाण पत्र। जब यहाँ ध्यान रखें सबको अपना आवासीय बनवा लेना होगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर रहित यानी इनके जो भी कास्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे सारी की सारी सबको देना। ईडब्ल्यूएस होगा तो ईडब्ल्यूएस में क्या, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का दावा करने वाले आवेदक बिहार सरकार की अधिसूचना 26/22, 26/2/19 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकार द्वारा वित्तीय वर्ष 22-23, ध्यान रखिएगा 22-23 के आधार पर निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र दावा करने की तिथि में, स्थिति में, ठीक है, उसको कर लेंगे। दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। मुख बधिर दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में आईजीएमएस पटना से एवं चलन दिव्यांगता ओएच मनोधिकार दिव्यांग बहु दिव्यांग एमडी एवं दृष्टि दिव्यांग का दावा करने की स्थिति में पीएमसीएच पटना में निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र। ये कुल चीज़ें हैं और ये आपको सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको रखनी है। उसके बाद क्या है, केंद्र सरकार अगर स्वतंत्रता सेनानी है तो उसके लिए आपको उसी संबंधित प्रमाण पत्र रहना। भूतपूर्व सैनिकों को उम्र की सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र अगर भूतपूर्व सैनिक है। उसके बाद देखिए, केंद्र सरकार द्वारा बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त हो तो परीक्षा में भाग लेने होते सक्षम पदाधिकारिता नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। यहाँ देखना पड़ेगा, यहाँ देख लीजिए, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर, किसी भी पद पर नियुक्त हो तो परीक्षा में भाग लेने के लिए सक्षम पदाधिकार से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको देना पड़ेगा। फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड, हाल का खींचा हुआ दो फोटो, लिखित परीक्षा के लिए भरे गए डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र की प्रति, लिखित परीक्षा के लिए निर्गत ई एडमिट कार्ड, ये चीज़ें हैं। उसके बाद आपको सारी परीक्षा प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया की जाएगी। अब शुल्क क्या है, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750, अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति के 200, सभी आरक्षित अनारक्षित महिलाओं के लिए 200, महिलाओं के लिए 200, सभी महिलाओं के लिए आरक्षित चाहे अनारक्षित, दिव्यांगों के लिए 40% या उससे अधिक के लिए 200, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 शुल्क मान्य होगा। देखिए अब यहाँ देखिए, वैसे अभ्यर्थी जिनके पास ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपया अतिरिक्त शुल्क प्रति पद भुगतान नहीं करना होगा। क्या है, फिर से देखिए, वैसे अभ्यर्थी जिन ये द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क प्रति पद का भुगतान नहीं करना होगा। यानी जो आधार के रूप में नहीं करता है उसको 200 रुपये आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। अब यहाँ देखिएगा, इस शुल्क में क्या है, बैंक का सरचार्ज भी अगर उसमें होगा तो वो आपको वहाँ देना पड़ेगा। क्लियर है। वैसे आरक्षित कुछ है, वैसे सभी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी, अनारक्षित महिला जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण, दिव्यांगता और बिहार राज्य के अस्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है
उस पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सभी वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिंदु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर मान लीजिए, कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी आरक्षण कोटि का लाभ के लिए क्लेम करते हैं लेकिन आप उसके लिए मान्य नहीं होते हैं, तो अगर आपने आरक्षित कोटि का शुल्क जमा किया है तो आप वहाँ की मान्यता वहाँ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जनरल समान फीस जमा करते हैं तो वहाँ दिक्कत नहीं होगी। यही बात है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि यहाँ 12/15/6 से अंतिम 12/7। ये सारी चीज़ें आपको हम सब लोगों ने कर दिया। जो भी चीज़ें हैं वो सब आवेदन विज्ञापन के समय जब ये 15/6 को खुलेगा, सारी चीज़ें वहाँ ऑनलाइन उपलब्ध होगी। एक वीडियो कैसे पूरा फॉर्म फिल किया जाए वो सारी की सारी चीज़ें हम आपके लिए एक वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। ये सारे का सारा प्रक्रिया है। आप पहले वहाँ लॉगिन करेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे, उसके बाद सारा का सारा प्रक्रिया होगा। ये जब वो प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा तब उसके बाद एक वीडियो के माध्यम से वो सारी चीज़ें आप तक पहुंचा दूंगा। तब तक आप ध्यान रखिए, ख्याल रखिए अपना, और परीक्षा की तैयारी को आप एकाग्रता के साथ कीजिए। थैंक यू सो मच।